से ऑडियंस के जहन में आ जाएगा आखिर ये है क्या। आप कुछ बताना चाहेंगे डिटेल में इसके बारे में? तितली फिल्म तो बेसिकली परिवार के बारे में, 5 लोग एक परिवार में हैं, जो 3 भाई हैं, उनका बाप है और बाद में जो सबसे छोटा लड़का है उसकी शादी हो जाती है। तो ये 5 लोग एक घर में रहते हैं, एक अजीब सा परिवार है। कहानी सबसे छोटे भाई की है जो अपने बड़े भाई से परेशान है और वो भागना चाहता है घर से, पर भागने के चक्कर में वो ऐसी कुछ चीज़ें करना शुरू कर देता है जिससे वो अपने बड़े भाई जैसा ही बनने लग जाता है। तो जो बड़ा भाई करता था वो किन्हीं और अलग तरीक़ों से अब वो करना शुरू कर देता है। और फिर ये कहानी है कि जब उसे ये एहसास होता है कि वो अब वही बन रहा है जिससे वो नफ़रत करता था, तो फिर वो करता क्या है और इस सब में बाकी परिवार का क्या हाथ है और क्या हिस्सा है, और इससे हमें हर परिवार के बारे में अलग अलग तरह से कैसे पता चलता है। जी, आप तो ये जो आपने शायद आपने लिखा भी इस जी को, तो ये कैसे आपके जहन में आया कि मुझे इस पे फिल्म बनानी है? ये स्टोरी जब आप पहली बार दिवाकर सर के पास लेके गए, उनको सुनाया, तो किस तरह से हुआ वो सब? ये तो देखो फिल्म बनते बनते बनी है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ और फिल्म हम बनाने निकले थे। जब शुरुआत की थी मैंने और शरद ने साथ में लिखी है, शरद कटारिया जिन्होंने अभी दम लगा के आयशा की है। तो उस समय तितली भी नहीं तब लिखी जा रही थी, दम लगा के भी बहुत अर्ली डेज थे उसके भी। तो हम दोनों मिलके लिखते थे बहुत समय तक, 1-1.5 साल हमें लगा लिखने के लिए। तो हमने शुरू तो की थी ये कहानी यहाँ से लिखना कि एक लड़का है जो अपने भाई से भागना चाहता है, पर फिर हमने एक ड्राफ्ट लिखा, हमें कहानी अच्छी लगी, लेकिन हमें लगा फिर ये बड़ा भाई जो है ये थोड़ा सा विलन टाइप लग रहा है, बोरिंग है, ये ऐसा क्यों है। फिर हमने बड़े भाई को समझने की कोशिश की, जब बड़े भाई को ज़्यादा इंसानी तौर पे देखा और खाली विलन की तरह नहीं देखा, उसको समझने की कोशिश की, तो पता चला कि शायद वो जैसा है वो ऐसा क्यों है। तो फिर बाप मिल गया घर में, बाप का कैरेक्टर मिला। फिर एक और ड्राफ्ट लिखा तो लगा यार ये बाप अब विलन है, बाप ऐसा क्यों करता है। तो सवाल पूछते रहे और जैसे जैसे सवाल पूछते रहे और जवाब हमें मिलते गए दोनों को एज राइटर्स, तो बनते 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 एक्चुअली फिल्म ने खुद को अपने आप लिख दिया। हम लोग तो बस जरिया सा बन गए। तो बनते बनते ही फिल्म बनी है। लिखने के प्रोसेस में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली और जब लगा कि एक ऐसी फिल्म है हमारे हाथ में जो अब तक नहीं कही गई है, जो वाकई में कुछ नया है, तो फिर हम उसे दिवाकर के पास लेके गए और हमने बोला कि देखिए हमने ये ढूंढा है, आपको कैसा लग रहा है। तो दिवाकर बहुत एक्साइट हो गए देखते ही स्क्रिप्ट। मैं बोला ये तो फिल्म बनानी चाहिए, तो मुझे डायरेक्ट करने दो। मैं बोला सर ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब मैं ये खुद ही करना चाहूँगा। तो थोड़ा हमने थोड़ा खेला, मैं मजाक में ही बोल रहा हूँ, बट दिवाकर ने देखा और उसने बोला कि ये तो मुझे प्रोड्यूस करनी है। तो बस वहीं से कहानी शुरू हुई। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका खासकर जो यंग एक्टर्स हैं, रणवीर शोरी हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी हैं इसमें, उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सेट पे कैसा माहौल रहता था? कुछ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बिकॉज हम लोग सारे ही आई थिंक छोटी फिल्में और हम लोग सारे ही मिल के कुछ बहुत अलग करना चाह रहे थे, कुछ बहुत ही ऐसा करना चाह रहे थे जो अब तक सिनेमा में ज़्यादा दिखा ना हो। तो आई थिंक सारे ही एक्टर्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज थे, सब भी बहुत ज़्यादा एंथू थे। सबको ही लग रहा था कि कुछ अलग है, कुछ मज़ेदार है, तो करते हैं मिलके। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा काम करने का साथ में। जी, एक डायरेक्टर का ये सोच होती है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जो क्रिटिक्स को भी पसंद है और वो अच्छी खासी बिजनेस भी करे। तो आपकी क्या सोचती है इस फिल्म को बनाने? क्रिटिक्स को ज़्यादा इम्प्रेस करना है या बिजनेस बहुत अच्छा? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इस किसी भी इन दोनों ज़रिए में से सोच रहा था। मेरे पास एक कहानी थी, एक कहानी ऐसी कहानी थी जो सच्ची कहानी थी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं खुद भी जानता था, जिसे बोलने की मुझ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाह थी। मुझे ये था कि ये कहानी लोगों तक पहुंचानी है। तो आई थिंक मेरा पूरा थ्रू आउट इस प्रोसेस में एक ही एफर्ट था, वो ये था कि ये फिल्म बननी चाहिए और ये फिल्म ऐसे ही बननी चाहिए जैसे ये कहानी को मैं जानता हूँ और सच्चाई से बननी चाहिए। तो आई थिंक ना तो मैं क्रिटिक्स के बारे में सोच रहा था, ना बॉक्स ऑफिस के बारे में सोच रहा था, बिकॉज मुझे लगता है एज ए डायरेक्टर मैं पहले ऐसे फिल्म बनाना चाहता हूँ जो मुझे पसंद आए, और कहीं ना कहीं मुझ में ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता है कि ऑडियंस मैं भी हूँ, तो मुझे कुछ पसंद आएगा तो ऑडियंस को भी पसंद आएगा। तो वो इंस्टिंक्ट में लेके आप सबसे पहले वही फिल्म बनाने की कोशिश करते हो जो आपको अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है। तो अब आई थिंक बाकी सब बैक ऑफ द माइंड था। पहली फिल्म होती है तो आप बहुत ज़्यादा और हिम्मत लेके भी आते हैं। तो आई थिंक मैं सोच नहीं रहा था, वाकई इन दोनों में से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। जी, पहली फिल्म जैसे आपने बताया पहली फिल्म थी आपकी, तो किस तरह का सपोर्ट मिला खासकर दिवाकर से या यश राज से? किस तरह का सपोर्ट मिला? कैसा आपको?
बहुत ही एक्चुअली एक उम्दा और बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो पहली फिल्म थी और पहली फिल्म पे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट होना और इतने एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर दिबाकर जैसे का सपोर्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ पूरी हर तरह का फ्रीडम मिलना, ये भी खुली छूट मिलना कि जैसी फिल्म आप बनाना चाहते हो वैसी फिल्म जाके बनाओ। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई भी एक शुरुआत मिल सकती थी किसी डायरेक्टर को। तो मेरे लिए काफ़ी बोले तो एक तरह से ड्रीम स्टार्ट ही था। जी जी, कहीं ना कहीं ये भी ये था कि आपने दिवाकर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं एज असिस्टेंट, तो वो भी कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल होगा आपके लिए। बिल्कुल था, बिकॉज दिबाकर के साथ मैंने लव सेक्स और धोखा लिखी भी थी, 2 फिल्मों पे काम भी कर चुका था उनके साथ पहले। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम दोनों का सिनेमा को देखने का नज़रिया बिल्कुल सेम है। एक तरह की फिल्में पसंद करते हैं, एक तरह की सोच है। तो आई थिंक उससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर जब आप एक ऐसे प्रोड्यूसर के पास जाते हैं जो खुद डायरेक्टर है, आपको ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि सोच सिमिलर है और वो फिल्म को बहुत बेनिफिट करेगी लॉन्ग रन में। तो मुझे नहीं लगता कि फॉर द फर्स्ट फिल्म और कोलैबोरेशन किसी और के साथ भी बेटर कर सकता था मैं। जी जी, पोस्टर पे आते हैं, पोस्टर पहले ऊपर लिखा हुआ हर फैमिली नहीं होती जी, और यहाँ पे किसी के हाथ में गन है, तो किसी के हाथ में हथौड़ी है, कोई डब्बा लिया है, चूरन का डब्बा लिया हुआ है और कोई बैग लिया हुआ है। क्या मतलब क्या है ये एक्चुअली पर्टिकुलर, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? पोस्टर ये गुस्से में भी है सब, मतलब किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं है, कुछ नहीं है। पोस्टर थोड़ा सा यही है कि आपको किस तरह की फिल्म आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जाना चाहते हैं किस तरह की फिल्म है, उसका आइडिया देना चाहता है। हर इन पांचों के कहीं ना कहीं फिल्म का नाम तितली है, लेकिन है ये इन पांचों के बारे में, और पांचों अपने आप में बहुत ही अजीब तरह के किरदार हैं, पेक्यूलियर किरदार हैं। तो हमारी कोशिश ये थी पोस्टर के ज़रिए सबके बारे में कुछ ना कुछ कहने की। विक्रम का किरदार जो रणवीर शोरी निभा रहे हैं, उनकी हथौड़ी है, वो आप देखेंगे फिल्म में कैसे वो उनका एक बहुत ही किरदार का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अमित और नीलू के पास बैग है, क्योंकि वो बैग लेके उसका मेन फिल्म में यही है कि वो भागना चाहती है, वो उसकी फोर्स करके शादी कर दी है। तो हर कैरेक्टर के साथ हम यही कैरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे पोस्टर में, और उस सब को साथ लाने के लिए हर फैमिली नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिलीज तो हम सब की हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हर फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ या तनाव या कुछ तो रहता ही है। तो वो जो एक थॉट है फिल्म के पीछे, उसको हम जोड़ना चाह रहे थे। तो इससे हर फैमिली नहीं होती लाइन आई, जो एक्चुअली आदि ने सोची, और हमको जैसे ही पता चला हम सबको बहुत अच्छी लगी। तो वहाँ से वो उस लाइन से हमें लगता है पोस्टर पूरा जुड़ जाता है एक साथ। जी, फाइनली ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, खासकर वो की फिल्म देखने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस को ये कैसी लगती है फिल्म, क्योंकि मैंने शुरू से ही एक इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई थी। तो ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ही इमोशनल है, और 5 अलग अलग किरदारों के बारे में है, एक परिवार के बारे में है। तो हर परिवार का जो मेंबर है वो फिल्म को देख सकता है और अपने अपने नज़रिए से देख सकता है। आप किसी भी किरदार से जुड़ के उसको देख सकते हैं। अगर आप डैडी हैं परिवार के, तो आप डैडी की तरह ये फिल्म देख सकते हैं। तितली की तो ये फिल्म है ही। अगर आप परिवार की नीलू हैं तो नीलू बन के ये फिल्म देख सकते हैं, या फिर बड़ा भाई हैं तो बड़ा भाई बन के, मझला भाई है तो मझला भाई बन के। तो फिल्म इमोशनल है, थोड़ी सी सैड है, बहुत सारी ह्यूमरस भी है, फ़नी भी है, मुझे भी नहीं पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी उत्सुक हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसे होता है, और होप कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आएँ। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कुछ चल रहा है तितली के बारे में, तितली की तैयारियाँ किस तरह से चल रही है, और लोगों को ये जानना है कि आखिर ये तितली है क्या? हाँ, लोगों को जानने के लिए ज़रूर ट्रेलर देखना पड़ेगा, पर हम उन्हें बता सकते हैं तितली कहानी है एक ख़ानदान की, हिंदुस्तानी ख़ानदान की, जो गाड़ी चलाता है। उनका ख़ानदानी काम है गाड़ी चलाना। और तितली एक लड़का है जो सबसे छोटा भाई है, और वो एक ज़िंदगी चाहता है जो नॉर्मल हो। वो एक बाइक चाहता है, एक पार्किंग टेंडर चाहता है, एक सिंपल काम चाहता है, वो गाड़ी चलाना नहीं चाहता।
जैसे इस देश में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कभी कभी नहीं बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा कभी कभी इंजीनियर नहीं बनना चाहता, उधर एक गाड़ी चोर का बेटा गाड़ी चोर नहीं बनना चाहता। तो तितली इसकी कहानी है, यशराज और दिवाकर ने प्रोड्यूस की है, और इसमें थोड़ा एक्शन भी है और थोड़ा कॉमेडी भी है और थोड़ा रोमांस भी है। पर तितली एक गरीब सोसाइटी, एक गरीब देश और एक गरीब शहर की कहानी है, अगर अल्टीमेटली सोचेंगे। और उन लोगों की कहानी है जो बचपन से वो सिंपल चीज़ें नहीं पाते जो 10% देश पाता है, चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे बहुत जो मीनियल सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक इंसान की, इस देश में 90% लोगों को नहीं मिलती है। तितली इस चीज़ के बारे में कि उन लोगों की एक कहानी क्या है। तो एक परिवार की कहानी है जो जिसका परिवार बड़ा है और खाने के लिए उनके पास ठीक से कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, तो उनको चोरी करनी पड़ रही है या कुछ उल्टे सीधे काम। तो उसमें तितली क्या कर रहा है, क्या कहाँ फंसा हुआ है? जी, तो आप जैसे सब दिख रहा है, ये तितली के बड़े भाई हैं, ये तितली के पापा हैं, और ये नीलू है जिसके साथ तितली की शादी करवाई जाती है। तो तितली भागना चाहता है। तो ये कहानी है कि तितली कैसे भागने की कोशिश करता है इस परिवार से, और कैसे वो फेल हो जाता है और कैसे सक्सेसफुल नहीं रहता, और फिर से कोशिश करता है इस लड़की के साथ मिलके इस मोहल्ले से निकलने की, जो मोहल्ला गाड़ी चोरों से भरा है, और एक ऐसा मोहल्ला जहाँ, जैसे मैंने कहा, बिजली नहीं पहुँचती और पानी नहीं पहुँचता, और जहाँ लोग जिस तरीके से रहते हैं जीना मुश्किल है। एक मतलब छोटे से शहर की कहानी है जहाँ पे रियल में जी, छोटा सा शहर नहीं है, ईस्ट दिल्ली की कहानी बेस्ड ईस्ट दिल्ली में, और आधी दिल्ली ऐसे रहती है। और मैं दिल्ली में पैदा हुआ था यार, और साउथ दिल्ली में पैदा हुआ था। नहीं, ताजुब की बात है मेरे दोस्त कि मैंने नहीं देखा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ब्लेस्ड इनफ जहाँ पे मेरे सर पे एक रूफ था और मेरे प्लेट पे खाना था, और मुझे नहीं पता कि हमारा 90% हमारे देश कैसा रहता है यार, मेरे को नहीं पता। और इस जगह रह के ये पिक्चर शूट करके मुझे शायद 2% आइडिया आया है कि 25 साल हर रोज़ पिट के या सुबह बाथरूम जाने की जगह ना हो तो क्या महसूस होता है, दिल में क्या लगता है, क्या गुस्सा आती है जब सामने जाते हो और एक फार्म हाउस होता है जहाँ एक BMW पार्क है और वो खाली है फार्म हाउस। वो फार्म हाउस हॉलीडे होम है जो लोग 4 दिन आके इस्तेमाल करते हैं पूरे साल में, और इधर तुम हो IAS एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, और तुम्हारा बाप तुम्हें चप्पलों से मारता है क्योंकि वो दारू पीता है, और उसकी अलग मुसीबतें हैं क्योंकि उसके पिता ने उनको चप्पल मारी और वो भी गरीब है। तो नहीं, हम नहीं समझते क्या बीतती है अपने देश पे। हम बस कह सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं दिखाने की, पर हम समझ नहीं सकते, और ये असलियत है लाइफ की। इस फिल्म में मैंने समझने की ज़रूर कोशिश की। कामयाब पूरी तरीके से कलाकार कम नहीं होता क्योंकि प्रोसेस है, यू कांट बी परफेक्ट एट व्हाट यू डू, और यू कांट से कि मैंने जो किया है ये कंप्लीट है। तो यू ऑलवेज गेट बेटर, यू ऑलवेज कैन लर्न मोर। सो तितली इसके बारे में बहुत जी मैंने ये भी सुना है कि तितली जहाँ से भागता है फिर वही आकर रुक जाता है, मतलब फिर वही उसी चीज़ से मिल जाता है। जी, ज़िंदगी जैसे अक्सर हम अपने आप से भागने की कोशिश करते हैं, और हम अपने परिवार से भागने की कोशिश करते हैं, या हम उन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। और क्या होता है, हमें भागने के बाद ही रियलाइज़ होता है कि वो जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती थी वो हमारे अंदर थी और वो हमारा एक हिस्सा थी। तो हम उनसे भाग नहीं सकते, हमें उनको सुलझाना पड़ेगा, हमें उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं या मेरे को किस चीज़ से तकलीफ़ है, और वो टैकल करनी पड़ते हैं। हम तकलीफ़ों से भाग नहीं सकते हैं। तुम जितना भी दूर भाग लो वो तकलीफ़ें तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। शशांक, बात करें कि ये आपकी पहली फिल्म? जी, एज अ लीड मेरी पहली पिक्चर है जी। ये आपकी पहली फिल्म जी जी। तो ये किस तरह से ऑफर हुई, क्या उसके बीच में क्या ऑफ़र शब्द एक गलत शब्द हुआ। ये पिक्चर मुझे ऑफ़र नहीं हुई, इस पिक्चर के लिए मैं लड़ा हूँ, इस पिक्चर के लिए मैंने खून पसीने बहाए हैं। तो ये ऑफ़र नहीं हुई थी मुझे, मैंने ऑडिशन दी थी 2 महीने की, करीब 50 ऑडिशंस दी थी, जो मुश्किल थी क्योंकि ऑडिशंस का जो ये प्रोसेस था, ये मुझे अतुल मुंगिया हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत खूब कास्टिंग डायरेक्टर, और एक्टिंग वर्कशॉप्स लेते हैं। सारे बॉलीवुड एक्टर्स की लिटरली उनने वर्कशॉप्स ली होंगी और कास्टिंग की होगी। लुटेरा, आशिकी, ऐसी सब बहुत पिक्चरें, आशिकी नहीं सॉरी लुटेरा है, और दिवाकर बैनर्जी की पिक्चरें हैं, बहुत सारी फिल्मों की वो कास्टिंग करते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं। तो ये वर्कशॉप्स ले रहे थे, और ये जो ऑडिशंस थे, जो वर्कशॉप्स थे, ये एक बहुत ही डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस था यार, बहुत
बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज तितली समझने के लिए मुझे ये सब चीज़ें समझनी पड़ी कि पिट के चप्पलों से पिट के क्या, मैं बचपन से नहीं पिटा यार, मैं 2 थप्पड़ खाए होंगे अपने पिता से, और वो इसलिए क्योंकि हिस्ट्री प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लिखा होगा या कुछ अच्छा नहीं किया तो पिता ने आगे थप्पड़ मार दिया। पर हाँ, इसलिए नहीं पिटा हूँ क्योंकि घर में माहौल इतना ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है कि तुम पिट रहे हो माँ से, भाइयों से, जिससे भी, तो मैं ऐसा कभी नहीं पिटा हूँ। और मेरे को नहीं पता कि यार कैसा होता है लाठी खाना, चप्पल खाना, सड़क पे फेंका जाना, कैसा लगता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए मैंने चप्पलें खाई ऑडिशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग। ये चीज़ें समझने के लिए मैं वर्सोवा चौपाटी पे गया, अपनी पैंट उतार के मैं उधर हाफ नेकेड खड़ा हुआ और बाथरूम जाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने कहा तुम जाओ चौपाटी पे और महसूस करके आओ, तुम तो 1 दिन कर रहे हो, महसूस करके आओ कि जो चौपाटी पे हर रोज़ बाथरूम जाते हैं सुबह सुबह, उनका दिन कैसे शुरू होता है, उनके दिन में क्या बीतती है। और तुम ये शायद अभी 1 घंटा जाके एम्बैरेस्ड फील करोगे, ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, पर वो जो एम्बैरेसमेंट है, वो ह्यूमिलिएशन है, वो याद रखो, क्योंकि उसके बिना ये किरदार नहीं निभा सकते तुम। निभा सकते सब। मैं गया उधर, मैं बाथरूम नहीं जा पाया, मैंने पैंट तारी और मैं बैठा उधर, और मेरे पीछे पॉश लोग डोल्चे और गवाना ग्लासेस में और नाइकी के जूतों में भाग रहे हैं, और मैं उधर गॉगल में एक पतला सा दिल्ली का लड़का जो बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, तो पीछे आंटी दौड़ रही थी, मेरे को देख रही थी कि यार ये तो अच्छे घराना का लग रहा है, ये क्यों यहाँ पे पैंट खोल के बैठा हुआ है। मेरे साथ में एक अंकल मंजन कर रहे हैं जो सुबह, वो मेरे को देख रहे हैं यार ये चौल से तो नहीं है, ये क्यों बैठा है। तो ये चीज़ें गौर से देखी मैंने, समझने की कोशिश की, और ये इसलिए नहीं था कि ले चप्पल खा ले और यशराज की फिल्म मिल जाएगी, ये इसलिए था कि इस चप्पल को खा के समझ कि क्या बीतती है इंसान पे चप्पल खा के बचपन से। तो ये इससे एक चीज़ और भी हो गया कि आपको इस किरदार के बारे में क्या करना है, कैसे इस किरदार में ढलना बिल्कुल है, ये बहुत आसान हो गया। बिल्कुल आसान तो नहीं हो जाता दोस्त, रिसर्च हो, ये सब रिसर्च है। तो एज एन एक्टर तुम्हें ये रिसर्च अपने काम में लानी है, और वो एक अलग प्रोसेस है। उस रिसर्च को तुम अपने आप को एक पिंजरे में बांध के रख सकते हो, पर तुम्हें फिर भी पिंजरे में रहने का कोई आइडिया नहीं होगा। वो क्रिएट करने के लिए तुम्हें और बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमारे पास वक्त नहीं है डिस्कस करने के लिए। एज एन एक्टर क्राफ्ट अप्रोचेस होती हैं, तुम कैसे वो चीज़ें महसूस करते हो। तो आसान नहीं, पर इसने एटलीस्ट मेरे को क्लैरिटी दी इस प्रोसेस ने कि क्या करना है मुझे। जी, पोस्टर में दिख रहे हैं हम, किसी के हाथ में हथौड़ी है, किसी के हाथ में बैग गन है, बंदूक है जी, और आपके हाथ में एक गन है, आपके हाथ में भी बैग है और सर पे एक सहरा है। आपके हाथ में भी है, सर पे सहरा है। तो क्या मतलब क्या चलो पिताजी के हाथ में चूरन का डब्बा है, तो क्या है ये सीन, क्या है ये सीन है दिखाने के लिए कि इस परिवार के जी अलग अलग सोच और जो अलग अलग नज़रिए हैं इनके ज़िंदगी के। ये है जो बड़ा भाई रणवीर शोरे, इनके हाथ में एक हथौड़ा है और इनका जो एक्सप्रेशन है ये एक गुस्सा सा बस अंदर चुका है, इनका हिस्सा बन चुका है। और इधर है एक अमित सियाल जो अभी भी थोड़े उतावले हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके हाथ में एक बंदूक है और उनका थोड़ा और नरम एक्सप्रेशन है, आप देखेंगे। और इधर तितली है जो दबा हुआ है। तो इससे हमें बस पता लग रहा है इस पिक्चर के हिस्से कौन है। डैडी है, नीलू है और तितली है और विक्रम है और बावला है। जी, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सबके साथ काम करके? बहुत खूबसूरत, सीखने को मिला, बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ सीखने को मिला हर इंसान से, चाहे वो शिवानी हो, चाहे दिवाकर बनर्जी हो, चाहे रणवीर शोरे हो, चाहे कन्नू बैल हो, सबसे बहुत सीखने को मिला। क्योंकि हर कलाकार से कुछ ना कुछ और हर इंसान से कुछ ना कुछ, मैं आपके साथ अभी भी बैठ के आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ। और तो यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग यार, बहुत सीखने को मिली चीज़ें। एक्टिंग प्रोसेस के बारे में भी, फिल्म बनाने के बारे में पहली बार 120 पेजेस 120 पेज मेरे सामने रख दिए गए कि हर पेज हर सीन में मैं हूँ। और तो हिल भी गया और घबराहट भी हुई और एक्साइटेड भी था। यशराज, दिवाकर बनर्जी, और पागल एक्सपीरियंस रहा है ये ऑनेस्टली। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, लकी नहीं कहूँगा मैं, आपको बहुत काम किया है मैंने, इसलिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे टीम के साथ, ऐसे आर्टिस्ट के साथ, ऐसा DOP, ऐसी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला। क्रिटिक्स से ज़्यादा उम्मीदें इस फिल्म को या फिर बॉक्स ऑफिस? यार ये एक्टर्स, किसान अब वो 2-3 रुपए का आलू बेच के फिर नहीं सोचता ना कि आगे नेचर्स बास्केट ने 50 रुपए का बेचा या हाइपर सिटी में 12 का बेचा। तुम अपना काम करके एज एन एक्टर छोड़ देते हो यार, तुम छोड़ देते हो एज एन एक्टर, यू डोंट थिंक अबाउट इट। क्रिटिक्स को ही पसंद आई क्योंकि हमने एक आईना दिखाया कि देखो इंडिया ऐसी है।
अब पब्लिक को क्या पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा ये पब्लिक कह सकती है, और ये कोई नहीं कह सकता। पब्लिक एक पिक्चर देगी, उसे मनोरंजन आएगा, उसे अगर एक कहानी से लगाव आएगा, उसे अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो जाके देखेगी। और मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि पब्लिक क्या चाहती है। मैं समझता तो मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस होता और मैं बहुत ज़्यादा और कामयाब होता। जो तो आपको देख के लगता है कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन यार ये आपने बहुत ही मुश्किल सा प्रश्न पूछा है। शाहरुख, शायद कभी लोगों ने मेंशन किया होगा पर मैं यार शाहरुख खान की पिक्चरें इतनी नहीं देखी हैं मैंने लाइफ में ऑनेस्टली। और शाहरुख खान मस्ट बी वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग एक्टर्स इन द कंट्री। यार वो हर जगह छाए हुए हैं, दुनिया में छाए हुए हैं। मैं फ्रांस में गया तो लोगों ने पूछा तुम शाहरुख खान को जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो चलो नेक्स्ट बंदा कौन है एक्टर, ये दूसरा लाओ। तो शाहरुख खान देश भर में छाए हुए हैं, दुनिया भर में छाए हुए हैं, और उनकी वजह से एक्चुअली इन कमर्शियल फिल्म्स की वजह से भी इंडियन आर्ट हाउस फिल्म्स हो, इंडियन पैरेलल सिनेमा हो, वो बहुत जगह देखा जा रहा है क्योंकि पहले शाहरुख या सलमान की पिक्चरें पहुंच चुकी हैं। दैट बीइंग सेड, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज एक्टिंग बट आई कैन ओनली हैव रिस्पेक्ट। आई डोंट नो हिम एंड आई कांट से एनीथिंग अबाउट हिम। सो मैं इंसान के बारे में कभी मिला नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता कैसे महसूस हो रहा है। आपने अगर ऐसा बोला है, थोड़ा ब्लैंक सा फीलिंग आता है। थैंक यू सो मच।